तो अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौता हो गया है। पहले भीषण जंग, फिर सीज फायर और आखिरकार दोनों देशों के बीच 14 सूत्रीय समझौता। लेकिन अब इस समझौते के बाद एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर इस जंग में कौन जीता और हारा कौन? क्या अमेरिका अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा? क्या इजराइल जो चाहता था वो सब शर्तें ईरान ने मान ली, या ईरान ने भारी दबाव के बावजूद अपने हितों की हर हाल में रक्षा कर ली? पहली नज़र में देखें तो अमेरिका खुद को इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा विजेता बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समर्थकों का दावा है कि सख्त आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और आक्रामक कूटनीति की वजह से ईरान बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हुआ। अमेरिका का कहना है कि उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि वो अपने हितों और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन ईरान भी खुद को कमजोर स्थिति में नहीं मानता। बीते कई वर्षों से आर्थिक प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहे ईरान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जा रही है कि उसे संभावित आर्थिक राहत का रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। अगर समझौते के बाद प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो ईरान का तेल निर्यात बढ़ सकता है, विदेशी निवेश लौट सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल सकती है। ईरान का तर्क है कि उसने अपने सम्मान और सुरक्षा हितों को छोड़े बिना दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को बातचीत के लिए मजबूर किया। दरअसल अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाना था, जबकि ईरान का लक्ष्य दबाव के बावजूद झुकने से बचना था। इस लिहाज से देखें तो दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के सामने जीत का दावा कर सकते हैं। यही वजह है कि इस संघर्ष को किसी एक पक्ष की निर्णायक जीत कहना आसान नहीं है। लेकिन इस पूरी पिक्चर का एक दूसरा पहलू भी है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है। इजराइल चाहता था कि किसी भी समझौते में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं। लेकिन अब तक सामने आई जानकारियों से ऐसा नहीं लगता कि इजराइल की इन मांगों पर अमेरिका ईरान को झुका पाने में कामयाब हुआ है। यही वजह है कि इजराइल इस समझौते को लेकर नाराज है। इस जंग के दौरान सैन्य दृष्टि से भी दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका को अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने और सैन्य अभियान पर भारी खर्च करना पड़ा है, जबकि ईरान को आर्थिक दबाव, बुनियादी ढांचे की क्षति और निवेश में गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि किसी एक पक्ष को नुकसान हुआ है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, तब ईरान ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ कई ऊर्जा केंद्रों को भी ईरान ने टारगेट किया, जिससे खासा नुकसान भी हुआ। कई रक्षा जानकार तो ये दावे कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये डर सताने लगा था कि कहीं ईरान अगला वियतनाम न बन जाए। बता दें कि अमेरिका और वियतनाम के बीच हुआ युद्ध 20वीं सदी की सबसे चर्चित और लंबी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। ये संघर्ष शीत युद्ध के दौर में शुरू हुआ, जब अमेरिका दक्षिण वियतनाम की सरकार का समर्थन कर रहा था, जबकि उत्तर वियतनाम को सोवियत संघ और चीन का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका का उद्देश्य वियतनाम में साम्यवाद के विस्तार को रोकना था। 1960 के दशक में अमेरिका ने लाखों सैनिक वियतनाम भेजे और भारी सैन्य अभियान चलाया। इसके बावजूद उसे निर्णायक सफलता नहीं मिली। उत्तर वियतनाम और वियतकांग लड़ाकों ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई, जिससे अमेरिकी सेना को लगातार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। युद्ध लंबा खिंचने के कारण अमेरिका में भी इसका विरोध बढ़ने लगा। आखिरकार 1973 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हुई और 1975 में उत्तर वियतनाम ने साइगोन पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही वियतनाम का एकीकरण हो गया। इस जंग को आमतौर पर वियतनाम की राजनीतिक जीत और अमेरिका की रणनीतिक हार के तौर पर देखा जाता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि ईरान में अमेरिका को सेना उतारना महंगा पड़ सकता था। अमेरिका ने जंग की शुरुआत में ईरान के पलटवार या उसकी सैन्य शक्ति को लेकर जो आकलन किया था, शायद ईरान उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर निकला। ईरान ने इस जंग में होर्मुज स्ट्रेट को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिससे दुनिया में हलचल बढ़ी और अमेरिका पर दबाव बढ़ता चला गया। हालांकि अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। यही वजह है कि जानकार इसे किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत या हार नहीं मानते, बल्कि इसे एक ऐसी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें दोनों पक्षों ने कुछ हासिल किया, दोनों पक्षों ने कुछ गंवाया, और अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि शांति समझौता कितने समय तक टिकता है। अगर ये समझौता अस्थायी साबित होता है तो दोनों इसे अपनी सफलता बताएंगे, लेकिन अगर तनाव फिर बढ़ता है तो जीत और हार की पूरी बहस एक बार फिर शुरू हो जाएगी। ये जो सहमति बनी है, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है। अभी एक फाइनल पीस डील नहीं है।
और इसकी वजह से जो स्टेट ऑफ हार्मुज अब रीओपन होने जा रहा है, जिससे कि विश्व में जो ऑयल के और गैस के जो दामों में जो एक उछाल आ गया था, उससे अब एक बड़ी राहत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलने जा रही है। और इस एमओयू के साइन हो जाने के बाद अगले 60 दिनों तक, चाहे वो न्यूक्लियर इशू हो, चाहे वो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हों, अन्य जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, सभी के ऊपर अब बातचीत होगी। और अगले 60 दिनों का जो अंतराल रखा गया है, उसमें एक फाइनल पीस डील को हासिल करने की कोशिश दोनों पक्ष करेंगे। तो ये जो घटनाक्रम है, ये वेस्ट एशिया में शांति को स्थापित करने की दिशा में एक स्टेप फॉरवर्ड है। ये बुद्धिमत्ता प्रिवेल कर रही है, बुद्धिमत्ता दिखाई जा रही है और राष्ट्र अब शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक निसंदेह स्वागत योग्य घटनाक्रम है और जाहिर है कि इसकी वजह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी एक बड़ी राहत की सांस ली है। ये साजिश थी ईरान के बरखिलाफ। दाद देते हैं ईरान के लोगों की शुजात को। इतनी टेक्नोलॉजी लगाई, एआई लगाया, लेकिन ये लोग सीख गए, क्योंकि ये ट्रेलर इन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ देखा था, पिछले साल ईरान के बरखिलाफ देखा था, फिर इन्होंने वेनेजुएला के बरखिलाफ देखा और चौथे साल ये सीख गए। इतनी टेक्नोलॉजी लगाई। देखिए, जितना भी देखिए, अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है। और मैं बता दूं, ये जो बायो कंप्यूटर है ना, ये किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ठीक है, हमारे ईरानी भाइयों का दिमाग, उन्होंने देखिए क्या कहा, भाई ये है इसका तौर तरीका लड़ाई का। नंबर 1, जो कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज किया जाए। 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के। हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने मिसाइल, अपने रॉकेट, अपने ड्रोन हैं। उन्होंने सबके जो 31 डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे, बोले अगर हम तेहरान में सब मारे जाएं टॉप लीडर, तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना, आप जो है, ये है आपकी टारगेट लिस्ट। अमेरिका के ये 17 बेस हैं, इनको ठोक देना। ईरान के ये हवाई अड्डे है, ये हाइफा का रिफाइनरी है, इसको उखाड़ देना। इंतजार मत करना कि हुक्म तेहरान से आएगी। और बगैर, जैसे ही ईरान पे हमला हुआ 28 फरवरी को, आधे घंटे के अंदर आईआरजीसी के मिसाइल और ड्रोन पलटवार कर दिया था अमेरिका के ऊपर। हर कमांडर को बोला गया कि 5 कमांडर अपने चेन ऑफ नियुक्त करो। मैं मारा गया तो ये मारा गया तो ये मारा गया तो ये। और ये सारी फसाद की जड़ ये ड्रोन है। क्या आप जानते हैं कि ईरान के लोगों ने कोई तकरीबन, ईरान के लोगों ने ये 30 से 35 ड्रोन अमेरिका के शूट डाउन कर दिए हैं, MQ-9 रीपर। ठीक है, और इन ड्रोन्स के चलते एक ड्रोन $30 मिलियन का है। 50 जहाज अमेरिका के शूट डाउन हो गए। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि मेरे केवल 13 शहीद हुए हैं। वो आज से 40 दिन पहले 13 का आंकड़ा आया था, वहां पे सुई अटक गई। असलियत यह है कि वो कह रहे हैं 13 मारे गए, 415 से ज्यादा घायल हुए हैं। ठीक है, घायल, वुंडेड और इसका रेशियो 1/3 होता है। ठीक है, इसका मतलब 100 से ज्यादा तो अमेरिका के सिपाही मारे गए, जो कि वो अपने लोगों से छुपा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब, हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम इजराइल के लिए नहीं मरना चाहते। आज मेरे को खास इतना आक्रोश क्यों है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लगाया गया था, उसी की गाइडेंस से मिनाज के स्कूल पे हमला हुआ था। कंप्यूटर में हम बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गंद डालें कंप्यूटर में, गंद ही निकलेगा। और नाम बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी का लगा के आपने 168 बच्चियां मारी हैं। आपको एक एक बच्ची की आह लगी है। और अगर आप आज पिट गए हैं, तो वो बच्चियों की, मिनाज की बच्चियों की आह की बदौलत है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है, एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल।
एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कसम है, एक मासूम नहीं 168 तो आपने मिनाज में ही मारे और कितने मासूम मारे हैं वो हिसाब ऊपर होता है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग थमने के बाद दावे तो कई किए जा रहे हैं। दोनों पक्ष अपने अपने हित को ध्यान में रखकर इस पर बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का इस जंग में कूदना और फिर समझौता करना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर कई सवाल खड़े कर रही है। अमेरिका में भी ट्रंप की ईरान नीति की शुरू से ही आलोचना होती रही है। वही हाल ही में रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने एक कार्यक्रम में अमेरिका और ईरान पर कई बातें कही थी।